नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास की पुस्तक हमारा गौरव पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक का अध्याय 5 पढ़ेंगे और अध्याय का नाम है जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। बच्चों, आप अगर पुस्तकालय में जाते हैं तो अक्सर ऐसी पुस्तकों के शीर्षक पर आपका नज़र जाता है जो आपको उलझन में डालता है और आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। आप सोचते हैं इस पुस्तक का जो नाम लिखा है वो क्या है, और आप अपने शिक्षक से भी इस विषय में जानना चाहते हैं। बच्चों, आप ही की तरह अंजित भी अपने विद्यालय की पुस्तकालय में प्राचीन भारत की पुस्तकें तलाश रहा था, ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र ऋग्वेद पर पड़ी। उसने शिक्षक से इस पुस्तक के बारे में पूछा और तब शिक्षक ने अंजित को वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया। और अंजित को शिक्षक ने क्या समझाया, उन्हीं बातों को मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, यह समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था है। आपने पिछले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसके पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चला। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है एवं उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली के बारे में जानने से पहले बच्चों यह जानना जरूरी है कि वेद क्या है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, और वेद 4 हैं। 4 तरह के वेद हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है तथा चौथा अथर्ववेद है। बच्चों, वेदों से हमें तत्कालीन समाज, मतलब जब वेद लिखा गया था उस समय के समाज के लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, एवं दूसरा उत्तर वैदिक काल। बच्चों, इस अध्याय में, इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल में लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ऋग्वेद क्या बताता है। बच्चों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब एक एक पंक्ति आप ध्यान से सुनिए और इन्हीं पंक्तियों से आपका मूल्यांकन भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई। बच्चों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हम कह सकते हैं कि 10 अध्याय हैं। इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना को सूक्त कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब अच्छी तरह से बोला गया ही सूक्त का अर्थ होता है। एक सूक्त में कई ऋचाएं अर्थात
मंत्र होती है। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष थे। कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी सूक्तों की रचना करने का प्रमाण मिलता है। बच्चों, ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत है। आप अभी जो कक्षा में संस्कृत पढ़ते हैं वह प्राचीन संस्कृत से भिन्न है, उस जैसा नहीं है। बच्चों, जब भाषा की बात आई है तो आप झारखंड में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में पता लगाइएगा। आप अपने सहपाठियों से ही पूछिएगा तो कई भाषाओं के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपके सहपाठी भी भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले होंगे और भाषा का परिवार होता है। बच्चों, अभी हम समझेंगे कि भाषा परिवार किसे कहते हैं, तो आप झारखंड की बोलियों का भाषा परिवारों को भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, आइए समझते हैं भाषा परिवार क्या है। बच्चों, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि संस्कृत एक भारोपीय भाषा है। भारोपीय का अर्थ हुआ भारत एवं यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, असमिया, कश्मीरी और सिंधी। यूरोप की अनेक भाषाएं जैसे जर्मन, अंग्रेजी तथा एशियाई भाषाएं जैसे फारसी आपस में कुछ कुछ समानता रखती है। इनके शब्द मेल खाते हैं। इन भाषाओं के कुछ आरंभिक शब्दों में काफ़ी समानता है, अतः इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। समझ रहे हैं कि जिन भाषाओं में आपस में बहुत समानता हो, जिनके शब्द आपस में बहुत मिलते हों, तो इन भाषाओं को एक परिवार कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप आप यहाँ देखिए कि संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, फारसी में मादर, असमी में माँ, उड़िया में भी माँ और जर्मन में मुटर। यहाँ ध्यान दीजिए कि सब ये माँ से शुरू हुआ है। और हिंदी में पिता कहते हैं और पिता को संस्कृत में पितृ कहते हैं, अंग्रेजी में फादर, फारसी में पिदर, असमी में डेंटा, उड़िया में बप्पा और जर्मन में वेटर कहते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई। तो झारखंड के एक भाषा के परिवार को तो आप जान गए। इसी तरह और कितनी प्रकार की भाषाएं झारखंड में बोली जाती है, वो किस परिवार की भाषा है, ये आपको पता लगाना है। बच्चों, जो सामने आप चित्र देख रहे हैं यह कश्मीर में मिली ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, लिखित एक पन्ना है। वेद ऐसा ही लिखा हुआ है, ये वेद का एक पन्ना है और इसे भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। उस काल में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था और ये वृक्ष की छालों पर लिखा जाता था। यह पांडुलिपि अभी भी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इस पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया था। बच्चों, ऋग्वेद में कई नदियों के नामों का जिक्र है, जिससे ऋग्वैदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्रों का पता चलता है। आप जानते हैं कि सभ्यता, मानव नदियों के किनारे ही बसते थे। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें सरस्वती है, शतुद्री अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात ब्यास नदी, परुषणी मतलब रावी नदी, वितस्ता मतलब झेलम तथा आस्किनी
यानी कि चिनाव, ये प्रमुख नदियों के नाम वेद में आए हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 एवं 3 बार हुआ है, मतलब गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी आपको मूल्यांकन के समय पूछा जाएगा। ऋग्वेद में उस काल के लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में पता चलता है। चूँकि ये लेख में उपलब्ध है, इसलिए हमें थोड़ा आसानी से उस काल की जीवन शैलियों के बारे में पता चल जाता है। बच्चों, अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांवों में रहते थे। गांव परिवारों से बना था। अभी भी जो गांव है वो परिवारों से बना हुआ है। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। अभी ये परंपरा धीरे धीरे टूट रहा है बच्चों, एकल परिवार होते जा रहा है, लेकिन अभी भी कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है परिवार में लिए जाने वाला कोई भी निर्णय पुरुष वर्ग ही लेते हैं और उस परिवार का संचालन पुरुष वर्ग ही करते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। आज आप देखते हैं कि समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। उस काल में भी लोगों को विभिन्न जातियों में रखा गया था। इसे वर्ण कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था, उसके बाद शूद्र को सबसे नीचे माना गया था। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान था। आज यह मान्यता स्वीकृत नहीं है। इस तरह स्तर आज नहीं माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। वर्तमान में बच्चों जन्म है। जिस वर्ण में बच्चे जन्म लेते हैं उसी वर्ण के वो कहे जाते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जिस किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, लेकिन वो जो कर्म करता है कर्म के अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित होता था। यज्ञ आदि कराने एवं शिक्षा प्रदान करने वाले को ब्राह्मण यानी कि पुरोहित कहा जाता था। युद्ध में भाग लेने वाले क्षत्रिय कहलाते थे तथा संपत्तियों को अर्जित एवं व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते। अगर ब्राह्मण के पुत्र भी युद्ध में भाग लेते हैं तो उस काल में उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। क्षत्रिय का पुत्र अगर पुरोहित का काम करते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाते थे। तो उस समय वो वर्ण का आधार, वर्ण का भेद जन्म नहीं था बल्कि कर्म था। शूद्रों को सेवक के रूप में समझा जाता था। कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, जो आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी आप देखते हैं कि जन्म के अनुसार ही वर्ण विभाजन होता है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है, वैश्य का पुत्र वैश्य होता है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय और शूद्र का पुत्र शूद्र ही होता है। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने आदि का अधिकार था। वे भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थीं। घोषा, लोपा, मुद्रा आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसे कुरीति का प्रचलन नहीं था। यह बाद में कुरीति आया। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। आपने रामायण पढ़ा होगा, रामायण देखा होगा, तो आप गुरुकुल पद्धति को समझ रहे होंगे कि किस तरह शिष्य गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे और वहाँ सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। अब कुछ अनाज के बारे में जानते हैं बच्चों हम लोग। जौ, जिसे यौ कहा जाता था, एवं गेहूँ, ये दोनों लोगों के मुख्य भोजन थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। कुछ लोग
मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। बच्चों, अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में लोगों की आजीविका के बारे में भी पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। पशुओं में गाय का महत्व सबसे अधिक था। गाय को संपत्ति का एक हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्य अर्थात नहीं मारने योग्य कहा गया है। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा धान्य मतलब अनाज, लांगल मतलब हल, बैल तथा वपंती मतलब बोना, बीज बोना जैसे शब्द मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। हल, बैल, बोना आदि शब्द आया है ऋग्वेद में, उर्वरा शब्द आया है, अनाज शब्द, धान्य शब्द आया है। इसका अर्थ है कि उस काल में लोग खेती भी करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी किया करते थे। तो ये था बच्चों ऋग्वैदिक काल के लोगों की आजीविका की जानकारी। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में समझते हैं। ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बंटी थी। अभी भी हमारी शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बंटी हुई है। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे छोटा स्तर कुल था और कुल का प्रधान कुलप या गृहपति होता था। कई कुल मिलकर ग्राम बनता था और कई ग्राम मिलकर विष बनता था। और अभी कई ग्राम मिलकर पंचायत बनता है, तो उस समय विष बनता था। और कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जैसे अभी कई पंचायत मिलकर एक प्रखंड का निर्माण होता है। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था, विष का प्रधान विषपति कहलाता था एवं जन का प्रधान राजन होता था। राजन का चुनाव समिति करती थी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यह भी मूल्यांकन में आएगा। राजन का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार मतलब प्रत्येक घर के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदफ नाम की दो अन्य संस्थाएं थी जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। विदफ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था। महिलाएं सभा एवं विदफ में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। राजा का प्रमुख काम जन को यानी कि जनता को सुरक्षा प्रदान करना था और जन की संपत्तियों में वृद्धि हो, इसके लिए यज्ञ का आयोजन करना भी राजा का प्रमुख काम था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यह भी मूल्यांकन में पूछा जाएगा कि राजा का प्रमुख कार्य क्या था। आज की तरह उसके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। बच्चों, जानकारी की बात है, ध्यान से सुनिए कि ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है और बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता था। पहला, यज्ञ में आहुति के लिए दी जाने वाली वस्तुओं को बलि की वस्तु कही जाती थी और दूसरा, जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन भी बलि कहलाता था। तो ये था बच्चों ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था की जानकारी।
अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन पूजा पाठ के बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते हैं, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख थे। इनमें इंद्र को सबसे प्रतापी समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे एवं ईश्वर की उपासना करते थे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के लोग यज्ञ क्यों करते थे। तो पशु एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए ऋग्वैदिक काल के लोग यज्ञ करते थे। तो बच्चों, यह था इस अध्याय की पहली वीडियो। शेष भाग हम इसकी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे और तीसरी वीडियो में हम अभ्यास के उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आशा है आप ऋग्वैदिक काल के जनजीवन के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनके जनजीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में भली भांति समझे होंगे। और एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है बच्चों, आप पुस्तक को बार बार पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा बच्चों और खुश रहिएगा। धन्यवाद।